नमस्कार दोस्तों। पिछले सेशन में हमने चेक किया था कि डब्ल्यू गान ने उनका जो फाइनेंशियल टाइम टेबल है वो कैसे लूनार नोड के साथ में एसोसिएटेड है। हमने साइकिल चेक की कि ये जो भी साइकिल थी, लेट्स से एग्जांपल 1784 से 1803, ये जो साइकिल है तकरीबन 19 ईयर्स की आती है, 18.6 ईयर्स की आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली। तो हमको दो तीन चीजें इसके साथ में जस्ट कनेक्ट करती है और फिर आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि यस ये कोरिलेटेड है क्या नहीं। ये जो फाइनेंशियल टाइम टेबल डब्ल्यू डी खान ने बताया बनाया है वो था 1909 में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लूनार नोड के साथ में एसोसिएटेड है। चलिए और कुछ खास चीजें चेक करते हैं कि शायद हम कुछ रिलेशन और ढूंढ सकते हैं क्या। ये डब्ल्यू डी खान का एक फेमस इंटरव्यू है जो टिकर एंड इन्वेस्टमेंट डाइजेस्ट में से रिचर्ड वाइकॉफ उन्होंने लिया था। ये हुआ था 1909 में। तो डेट अगर हम स्पेशली चेक करें तो दिसंबर 1909 का ये इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू में कुछ खास चीजें बताई हुई है, जैसे कि आई वंस सॉ हिम टेक $130 एंड इन लेस देन 1 मंथ रन इट अप टू ओवर $12,000. गैन कैन कंपाउंड मनी फास्टर देन एनी मैन आई हैव एवर मेट। ये जो डब्ल्यू गान की इंटरव्यू हुई थी 1909 में, वहां पे ये टिकर्स इंटरव्यू में डिटेल्स दिए हुए हैं। और एक खास चीज चेक करते हैं। इन 1908 गैन डिस्कवर्ड व्हाट ही कॉल्ड द मार्केट टाइम फैक्टर which made him one of the pioneers of technical analysis. तो ये डिटेल्स ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है, ये आप अलग अलग जगह पे चेक कर सकते हो। ये जो उनका मास्टर टाइम फैक्टर था या फिर मार्केट टाइम फैक्टर था, ये उनको मिला था 1908 में। तीन चीजें हमको मिल गई है। 1908 में उनको एक अच्छी डिस्कवरी हुई थी जिसको वो एक टाइम फैक्टर कहते हैं। 1909 में टिकर एंड इन्वेस्टमेंट डाइजेस्ट में से रिचर्ड डी वाइकॉफ ने उनका इंटरव्यू लिया था, जहां पे वो बताते हैं कि उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट्स किया था। 1909 में उन्होंने एक फाइनेंशियल टाइम टेबल बनाया जहां पे लूनर नोड्स के साथ में उन्होंने साइकिल्स बनाई, और 1932 का जो लो था उन्होंने टनल थ्रू द एयर में प्रेडिक्ट किया था। ये तीनों चीजें अगर हम चेक करें तो 1908 1909 में आती है। तो जो डब्ल्यू गान का मास्टर टाइम फैक्टर था वो लूनार नोड्स के साथ में एसोसिएट है या नहीं है, ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप वो डिसाइड कर सकते हो। अभी बेसिकली हमने लूनार नोड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पिछले वीडियो में चेक किया था। इसमें और बेसिक कुछ डिटेल्स है जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, तो चलिए वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम चेक करें तो ये सन है और हमारी अर्थ है। तो हमारी अर्थ है जो सन को ऑर्बिट करती है। ये जो ऑर्बिट करने का प्लेन है उसको हम इलेप्टिक प्लेन बोलेंगे। तो ये जो ब्लू प्लेन दिखाई दे रहा है ये हमारा इलेप्टिक प्लेन हो गया, जहां पे जिस प्लेन में अर्थ सन को ऑर्बिट करती है ये कांस्टेंट रहता है मोस्टली। ये हो गया दो बॉडीज, एक है सन और दूसरा है अर्थ। चलो यहाँ पे और हम मून को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये आ गया मून। अभी देखिए मून भी ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को। तो ये एक पार्ट हो गया फिलहाल, बट ऐसे नहीं है कि जो यहाँ पे मून का प्लेन दिखाया हुआ है वो अर्थ के जो इलेप्टिक प्लेन है उसके साथ में मैच करता है, ऐसे नहीं है। ये जो मून का प्लेन है ये थोड़ा इंक्लाइंड है। ये जो मून का प्लेन है वो थोड़ा इंक्लाइंड है। देखिए एक जगह से वो डिसेंड होता है और अपोजिट डायरेक्शन से असेंड होता है। तो ये हमारा असेंडिंग नोड हो गया, ये हमारा डिसेंडिंग नोड हो गया। असेंडिंग नोड यानी ये प्लेन के ऊपर आ जाएगा और यहाँ से प्लेन के नीचे निकल जाएगा। तो ये हमारा असेंडिंग नोड हो गया, ये हमारा डिसेंडिंग नोड हो गया। तो ये हमारा जो असेंडिंग नोड है उसको राहु कहा जाता है। जो डिसेंडिंग नोड है, असेंडिंग नोड यानी हमारा इलेप्टिक जो प्लेन है उसके ऊपर में जब भी मून आता है तो वो नोड उसको राहु कहा जाता है, और जब भी ये इलेप्टिक प्लेन के नीचे निकल जाता है तो उसको केतु कहते हैं। तो ये हमारे नोड्स हो गए, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, असेंडिंग नोड, डिसेंडिंग नोड, राहु, केतु कहिए, ये सेम ही है।
नॉमेनक्लेचर अलग अलग है बट सेम पार्ट है। जब भी ये घूमता है तो उसके साथ में सबसे पहले तो राहु और केतु ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जो इंटरसेक्शन प्लेन है, जहां पे अर्थ का इलिप्टिक जो प्लेन है और मून का जो प्लेन है जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन के नोड्स को राहु और केतु कहा जाता है। अभी ये दो पॉइंट जो है वो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं और हमने चेक किया है कि ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये हो गया दूसरा डायमेंशन। इसमें और एक तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इसको कहा जाता है रिग्रेशन ऑफ मून। अभी ये रिग्रेशन ऑफ मून क्या होता है? द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द नोड्स ऑफ एन ऑर्बिट caused by the gravitational pull of other bodies, particularly the sun. इसको कहा जाता है रिग्रेशन ऑफ मून। और इसके वजह से हमको 18.6 इयर्स की साइकिल मिलती है। तो एक तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं और फिर लगेगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो रिग्रेशन ऑफ द मून यहां से हम आगे में कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ये जो नोड्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए चेंज होते हैं। तो इनका जो प्लेन है वो सेम रहेगा बट यस ये पॉइंट्स है वो चेंज होते रहते हैं। अभी अगर आप चेक करो तो यस ये पॉइंट साइमल्टेनियसली चेक चेंज होते रहते हैं। असेंडिंग जो मून नोड है वो और डिसेंडिंग नोड ये चेंज होते रहते हैं। और इसकी जो साइकिल है वो कंप्लीट करने के लिए उसको 18.6 इयर्स लग जाते हैं। यानी अगर ये पॉइंट से शुरुआत हो रही है तो इसको अर्थ का एक ऑर्बिट करते हुए और ओवरऑल यही पॉइंट से शुरू करके फिर से वही पॉइंट पे आने के लिए तकरीबन 18.6 इयर्स लग जाएंगे। तो उसको यही पॉइंट से शुरुआत करते हुए फिर से कंप्लीट करके यही कोऑर्डिनेट्स पे यही पॉइंट्स पे फिर से आने के लिए 18.6 इयर्स लग जाएंगे। तो चलो इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट हमको एक कंफर्मेशन मिल जाए। उसमें ट्रेडिंग में कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। तो एक वेबसाइट है एस्ट्रो पिक्सल्स करके, और यहाँ पे हमको जो नोड्स है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसका डेटा हमारे पास है। वो 2001 से लेके 2010 तक है, तो अप्रोक्सीमेटली एक 9 साल का डेटा हमारे पास है। आपको अगर चेक करना है तो आप ये वेबसाइट पे जाइए, फॉर नोड पैसेज ऑफ द मून फ्रॉम 1501 टू 2500, यहाँ तक को आपको 1000 साल का डेटा यहाँ पे मिल जाएगा जो आप विस्तार से चेक कर सकते हो। हम तो फिलहाल 9 साल का जो डेटा है उसको चेक करना चाहते हैं। 2001 जो नोड है उसका उन्होंने डेट दे दिया है और साइमल्टेनियसली उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेक करूँ तो असेंडिंग नोड का कोऑर्डिनेट है +22 डिग्रीज 32.1 मिनट्स, और उसके अपोजिट साइड में डिसेंडिंग नोड जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -22 डिग्री 31.1 मिनट का दिया हुआ है। तो ये आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अगर मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ 2001 में उसके कोऑर्डिनेट जो है, धीरे धीरे अगर मैं आगे जाता हूँ तो 2003 में उसका कोऑर्डिनेट्स +21 है, 17, 12, 11, 10 ये सब पॉजिटिव में। देखिए 2006 में तकरीबन इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, और फिर धीरे धीरे आगे जाते वक्त आगे में जा रहा है -08, 15, 17, 18, 20, 21, 22 जो तकरीबन आ गया 2010 में। तो पहले पॉजिटिव था, यहाँ तक आते आते तकरीबन नेगेटिव हो गया है। और अगर मैं डिसेंडिंग नोड चेक करता हूँ तो वो पॉजिटिव हो गया है, +22 डिग्री 49 मिनट्स पे आ गया है। तो 2001 से लेके 2010 तक यानी 9 साल उसको तकरीबन लग गए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए, कोऑर्डिनेट्स पे जाने के लिए। और फिर से अगर 9 साल के बाद में मैं चेक करूं तो मुझे ये डेटा कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कोऑर्डिनेट्स के साथ में हमने यहाँ पे चेक किया हुआ है। ये जो डेटा है वो क्रिटिकल है हमारे लिए समझने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या ऐसे होता है कि नहीं। आपको अगर विस्तार में बाकी का डेटा चेक करना है तो आप ये वेबसाइट पे जाके डेटा चेक कर सकते हो। आपको
1501 से लेके 2500 तक का डेटा, नोड्स, डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप ये चेक कर सकते हो आराम से, आपको जैसे चाहिए बैक टेस्ट करने के लिए डेटा मिल जाता है। तो क्रिटिकल इसमें वही है जो हमने चीजें चेक की। 1908 में डब्ल्यू गान ने डिस्कवरी की थी मार्केट टाइम फैक्टर की। एक तो 1909 में उन्होंने फाइनेंशियल टाइम टेबल कंपाइल किया था। 1909 में उन्होंने एक फाइनेंशियल टाइम टेबल बनाया जो लूनर नोड्स के हिसाब से बनाया हुआ था। इसकी जो साइकिल है तकरीबन 18.6 ईयर्स की है। अगर मैं डेट वाइज चेक करूं तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 19 ईयर्स की यहाँ पे दिख रही है। वाइकॉफ का जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था वो भी 1909 में दिया था, जहाँ पे उन्होंने खास करके उनके ट्रेड्स के बारे में डिटेल्स बनाया, और यहाँ पे उन्होंने वही बताया था कि उन्होंने एक मास्टर टाइम फैक्टर ढूंढा था। ये इंटरव्यू में वो आगे में बताते हैं हमें, I soon began to note the periodical recurrence of the rise and fall in stocks and commodities. This led me to conclude that natural law was the basis of market movements. I then decided to devote 10 years of my life to the study of natural laws as applicable to the speculative market, and to devote my best energies towards making speculation a profitable profession. आगे में वो बताते, it is impossible here to give an adequate idea of the law of vibration as I apply it to the market. However, the layman may be able to grasp some of the principles when I state that the law of vibration is the fundamental law upon which wireless telegraphy, wireless telephone and phonographies are based. तो ये बेसिक फंडामेंटल है। आपको अगर ये तीनों में क्या कॉमन चीज है वो पता चल गई, कहाँ पे अप्लाई करना है ये चीज पता चल गई, तो आपके लिए काम करना बेहद आसान हो जाएगा लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आगे में उन्होंने और एक इंपॉर्टेंट चीज हमको बताई है, ये क्लू कह सकते हो आप। दोज इन क्लोज टच विद द मार्केट हैव नोटिस द फिनोमेना ऑफ ebb and flow or rise and falls in the value of stocks. At certain times, a stock will become intensely active, large transactions being made in it. At other times, this same stock will become practically stationary or inactive with a very small volume of sales. I have found that the law of vibration governs and controls these conditions. I have also found that certain phases of this law govern the rise in a stock, and an entirely different rule operates on the decline. तो of course, तो अगर आपको इसके अंदर डिटेल जानना है तो ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको डेफिनेटली वो चीज़ों पे गाइड करेंगे। हमारी डिटेल्स ऑलरेडी आपके पास में है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। और यस, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लूनार नोड्स कैसे काम करते हैं डिटेल्स में वो आप डेफिनेटली समझ सकते हो, उसकी साइकिल्स कैसे अप्लाई करनी है वो भी समझ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। हम और एक सेशन में आगे में मिलेंगे।